अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्प्रेड द ट्रूथ। पहले से ही मगरबी किंगडम्स, मगरबी सुल्तनत, उनके बीच में बहुत सारा जंग चल रहा था। पहले से ही यूरोप में बहुत सारा गड़बड़ चल रहा था, बहुत सारे मसले चल रहे थे। पहले से ही यूरोप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। फिर ये वर्ल्ड वार वन हुआ उधर। For 3 hours, the German heavy guns ranged on Verdun itself. At 7 in the morning, the bombardment switched to the French lines. और इसने बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे सुल्तनत को खत्म कर दिया और इसने बहुत सारे मुल्कों को जन्म दिया। और इस वर्ल्ड वार वन ने बहुत सारा नुकसान पहुंचाया यूरोप में। और इस वर्ल्ड वार वन ने बहुत सारी तब्दीली लाई सारी दुनिया में। और ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वार वन आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जब उसको, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो तख्त था, उसका जो राज था, उसका वारिस था, उसका बादशाह होने वाला था, उसको जब गैवरिलो प्रिंसिप ओस्निया सर्द था, उसने मारा, तो उसके बाद ये वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुआ। इस वर्ल्ड वार वन का जो आग है ना, वो भड़कना शुरू हुआ और उसने सारे जो यूरोप के किंगडम्स थे उनको जलाना शुरू कर दिया और फिर दुनिया में ये आग फैलना शुरू हो गया। ये वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। लेकिन अगर हम गहराई में देखें, अगर हम वर्ल्ड वार की वजह को देखें, सबब को देखें, लेकिन ये सिर्फ वजह नहीं था गैवरिलो प्रिंसिप और आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल होना, ये भी वजह था, लेकिन और भी सबब थे। उनमें से कैसर विल्हेल्म II, जो कि जर्मन का बादशाह था, उसके कुछ डिसीजंस, उसके ने ये वर्ल्ड वार वन को जन्म दिया। मैं वो डिसीजंस के बारे में आपको बाद में इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा जो ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर, जब रशियन एम्पायर और फ्रांस एम्पायर, इन फ्रांस किंगडम, इन्होंने जब चर्च, कैथोलिक चर्च के ज्यूज को पैलेस्टाइन में भेजना शुरू कर दिया, तो उससे जो ओटोमन एम्पायर था, जो ये रशियन एम्पायर का अमल था ज्यूज को भेजना पैलेस्टाइन में, इसके खिलाफ जो है ना ओटोमन एम्पायर उठा, क्योंकि उस टाइम पैलेस्टाइन ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो ये उसे पसंद नहीं था। ये वो ओटोमन एम्पायर नहीं चाहता था कि ज्यूज पैलेस्टाइन में आए और मुसलमानों की जगह पर कब्जा करे और उन पर राज करे। ओके, तो इधर जो रशियन एम्पायर और फ्रांस एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, इनके बीच में जो उनका रिलेशनशिप था, ताल्लुकात थे, वो खराब होना शुरू हुए। ये भी एक बहुत बड़ा वजह था वर्ल्ड वार वन का। वर्ल्ड वार वन, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वर्ल्ड वार वन के बारे में, और वर्ल्ड वार क्यों हुआ, इसके पीछे क्या सबब है और इसके पीछे क्या राज हैं। आए इस वर्ल्ड वार वन के पीछे उसका सबब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। आज हम इस वर्ल्ड वार वन के सबब को जानने की कोशिश करते हैं। इस वर्ल्ड वार वन के पीछे जो राज है, ये कैसे शुरू हुआ, और इस वर्ल्ड वार वन को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर हम वर्ल्ड वार वन को समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा हिस्ट्री में चलना होगा, हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलना होगा, तब हम जान सकेंगे कि ये वर्ल्ड वार वन कैसे हुआ और इसके पीछे क्या सबब थे। 1878, 77 और 1878 में ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में जंग हुआ, जब रशियन एम्पायर ने दूसरे सर्बिया एम्पायर, रोमानिया, बल्गेरिया और दूसरे एम्पायर्स के साथ, दूसरे सुल्तनत के साथ मिलकर, जब रशिया ने ओटोमन एम्पायर के साथ जंग किया। और यह जंग उसने इसलिए किया कि जो रशियन एम्पायर के पहले इलाके थे, ब्लैक सी उधर इलाका था उसका, उस पर ओटोमन एम्पायर ने, उनके बीच में जो ना 1853 और 1856 के बीच में ओटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में जंग हुआ था। तो उस टाइम ओटोमन एम्पायर ने जो रशियन एम्पायर के कुछ इलाके थे, कुछ रीजन्स थे, उन पर कब्जा किया था। तो वो वापस हासिल करना चाहता था रशियन एम्पायर। तो इसलिए उसने दूसरे एम्पायर्स के साथ, सर्बियन एम्पायर और दूसरे जो ना रोमानिया एम्पायर और बल्गेरिया, उन सबके साथ मिलकर उसने ओटोमन एम्पायर से जंग लड़ा और ये जंग उसने जीता था। उसने जो उसके इलाके थे, उसमें था कॉर्ट्स था, उसमें था बेटम, वो उसने वापस हासिल किया था। ब्लैक सी का जो इलाका था उसका, वो भी उसने हासिल कर लिया था। और जो उसके ओटोमन एम्पायर के कुछ कब्जे में नेशंस थे, सर्बिया था, बल्गेरिया, जो उसके कब्जे में थे, तो उनको वो आजाद होना चाहते थे ओटोमन एम्पायर से। तो उन्होंने रशियन के साथ मिलकर वो भी आजाद हुए थे। वो भी जो किंगडम्स थे, वो एम्पायर्स थे, वो भी आजाद हुए थे इस वार के बाद। फिर उसके बाद 1882 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर्स ने, इन सुल्तनत ने हाथ मिलाया था और मुआहिदा किया था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे जंग में, सब कुछ में। और फिर 1884 में
इटली आया और इन्होंने पहले डुअल एलायंस बना था, फिर जब इटली ने उनका साथ लिया, उनके साथ हुआ, उनसे हाथ मिलाया, तो फिर ये ट्रिपल एलायंस बना, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, इन्होंने ये ट्रिपल एलायंस बनाया। फिर 1904 में फ्रांस, रशिया और ग्रेट ब्रिटेन वो साथ हुए, उन्होंने अपने साथ हाथ मिलाए, उन्होंने मुआहदा किया कि अगर उनके खिलाफ कोई और जंग करेगा, कंट्री उनके खिलाफ काम करेगा, तो हम इसके साथ खड़े होंगे, उसका मदद करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो जंग यहां से स्टार्ट होता है। 1908 और 1909 के बीच में बोस्नियन क्राइसिस स्टार्ट होते हैं, जब ऑस्ट्रिया, जो बोस्निया और हर्जेगोविना का इलाका था, वो ओस्मान एम्पायर के कब्जे में था, वो उसे छीन लिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी ने उसे छीन लिया था। तो उसकी वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी और ओस्मान एम्पायर के जो रिलेशनशिप थे वो खराब होना शुरू हुए। फिर 1911 में अगेडर क्राइसिस, अगेडर मसले स्टार्ट हुए, जब फ्रांस ने अपने ट्रूप्स मोरक्को, जो कि नॉर्थ अफ्रीका था, उधर उसने भेजा और उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसने कब्जा करना चाहता था। फिर जर्मनी ने खुद के ट्रूप्स भेजे, तो उधर उनका मसला हुआ, उधर वाक़या हुआ, और यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस का जो रिलेशनशिप था वो खराब होना शुरू हुआ। फिर 1911 में इटली एम्पायर और तुर्की एम्पायर, ओस्मान एम्पायर के बीच में जंग होता है, और इटली का जो सल्तनत था ये जंग जीत जाता है, और जो ट्राइपोलिटेनिया विलायत, जो ओस्मान एम्पायर का इलाका था, उस पर उसका कब्जा था, वो इटली ने उससे छीन लिया था। फिर यहाँ पे जो बाल्कन्स के एम्पायर्स थे, बाल्कन्स ये एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा इलाका है, जिसमें बहुत सारे किंगडम्स थे, अभी बहुत सारे उसमें कंट्रीज हैं, उसमें सर्बिया है, ग्रीस है, तुर्की है, उसमें रोमानिया है, बल्गेरिया है, और बहुत सारे उसमें इलाके हैं जिनको मिलकर उन्हें इस सारे इलाके को, ये सब कंट्रीज जो मिलकर इसको बाल्कन्स कहा जाता है। और ये बाल्कन्स का इलाका 6,66,700 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है। स्क्वायर किलोमीटर्स का ये जगह है, इस सारी जगह को क्या कहते हैं? बाल्कन्स कहते हैं। तो बाल्कन्स कंट्री ने देखा कि जो बाल्कन्स के किंगडम्स थे, सुल्तनत थे, सर्बिया था, ग्रीस था और रोमानिया था, बल्गेरिया, तो उन्होंने देखा कि ओस्मान एम्पायर कमजोर होता जा रहा है, तो क्यों ना इस पर अटैक किया जाए, क्यों ना इस पर हमला किया जाए, ऐसे जंग किया जाए, और इससे जो इसके इलाके में जो बाल्कन्स के रीजन कुछ इसके कब्जे में है वो इसे छीन लिया जाए और इस पर हमला किया जाए और ये इस कमजोरी से फायदा उठा लिया जाए। फिर 1912-13 के बीच में फर्स्ट बाल्कन वार हुआ। ओस्मान एम्पायर और जो दूसरे ग्रुप था, उसमें सर्बियन एम्पायर था, उसमें बल्गेरिया था, उसमें रोमानिया था, उसमें ग्रीस था, उन्होंने मिलकर ओस्मान एम्पायर से जंग की और ओस्मान एम्पायर को हराया और उसका जो मैकेडोनिया का इलाका था वो उससे छीन लिया था। और जो अल्बानिया का, जो उसके कब्जे में अल्बानिया था कंट्री, अल्बानिया का जो किंगडम था, अल्बानिया था, उसको भी इन ग्रुप ने मिलकर उसे आजाद किया था। लेकिन इस अल्बानिया की आजादी से जो सर्बिया था वो खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसे उस पर कब्जा करे, उसे हासिल करे, तो इसकी वजह से वो खुश नहीं था। और जो बल्गेरिया था वो भी खुश नहीं था, मैकेडोनिया का जो उसको थोड़ा भी इलाका मिला तो उससे वो खुश नहीं था। ये सोचा कि जो वो उसे इलाका दिया, जो इलाका वो डिजर्व करता है, जो इलाका उसको देना चाहिए था, वो इलाका उसको नहीं मिला, जितना इलाका उसको मिलना चाहिए था उतना इलाका उसको नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो खुश नहीं थे एक दूसरे के साथ। तो फिर सेकेंड बाल्कन्स वार स्टार्ट होता है 1913 में, जब बल्गेरिया, ग्रीस और सर्बिया और रोमानिया इन पर हमला करता है, इनसे जंग करता है और ये जंग बल्गेरिया हारता है और सर्बिया, ग्रीस और रोमानिया ये जंग जीतते हैं। और जो बल्गेरिया को मैकेडोनिया इलाका मिला था फर्स्ट बाल्कन वार, जब उन्होंने ओस्मान एम्पायर से वो इलाका छीना था, उधर से उसको कुछ इलाका हिस्सा मिला था, वो भी उससे वापस छीन लिया गया था। और जो उसका दोरबोजा साउथर्न इलाका था वो भी उस पर रोमानिया ने कब्जा कर लिया था। फिर यहाँ से जो है ना, इन सारी चीजों को जर्मनी भी एम्पायर भी देख रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और बहुत सारे एम्पायर सुल्तनत देख रहे थे, और उन्होंने ये सोचा कि उनके साथ ये गद्दारी हो रही है। उन्होंने देखा कि उनको कोई हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उनको कोई रीजन नहीं दिया जा रहा, इलाका दिया जा रहा। सारी नफरत, ये वर्ल्ड वार 1 को, ये सारी नफरत, ये सारी कौम परस्ती, ये सारी लालच, इन सारी चीजों ने मिलकर, पावर को हासिल करने की लालच, इन सारी चीजों ने मिलकर, इन सब चीजों ने मिलकर वर्ल्ड वार 1 को जन्म दिया था। और ये जो बाल्कन्स के वार थे, पहले ही मैंने बताया कि बाल्कन्स क्या है, बाल्कन क्या है, ये रीजन कौन सा है। ये बाल्कन्स के जो 2 जंग हुए थे, इन्होंने ही इनको पाउडर केज ऑफ यूरोप कहा जाता है, कि इन्होंने ही, ये जो बाल्कन्स वार थे, इन्होंने ही जंग, ये वर्ल्ड वार 1 को जन्म दिया था। यही बड़े वजह है वर्ल्ड वार 1 की। वर्ल्ड वार 1
वर्ल्ड वॉर वन दो बड़े ग्रुप्स के बीच में लड़ी गई थी। एक ग्रुप था अलाइड पावर्स और एक ग्रुप था सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में जो बड़े पावरफुल जो किंगडम्स थे, एम्पायर्स थे, सुल्तनत थे, उनमें फ्रांस था, रशिया था और ग्रेट ब्रिटेन था। और भी थे एम्पायर्स, लेकिन मैं पावरफुल एम्पायर्स की बात कर रहा हूं। और जो सेंट्रल पावर्स थे उनमें जर्मनी था, ओटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और बल्गेरिया था। इन दो ग्रुप ने ये जंग लड़ी थी और ये जंग सारे यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, द पैसिफिक और एशिया के कुछ हिस्सों में भी ये जंग हुआ और ये जंग का असर उधर भी हुआ। उन इलाकों पर जो एशिया के कुछ इलाके थे उधर भी हुआ ये जंग। और ये जंग 28 जुलाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 28 जून नहीं, लेकिन जुलाई 28 जून को फ्रांस फर्डिनेंड को मारा गया था। तो 28 जुलाई को ये जंग स्टार्ट हुआ था। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11th नवंबर 1918 में आर्म्स ट्रेस ट्रीटी है, वायदा था, उसको साइन किया था जर्मनी ने। उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर वन एंड हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर वन 4 साल तक रहा इन इलाकों में, इन मिडिल ईस्ट, पैसिफिक, अफ्रीका, सारे यूरोप और सम पार्ट्स ऑफ एशिया में ये वर्ल्ड वॉर वन हुआ। ये वर्ल्ड वॉर वन कुछ ऐसे इस तरह से स्टार्ट होता है कि जब आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो तख्त था, ताज था, उसका वो वारिस था, वो बादशाह होने वाला था, तो उसको जब सिरेयुवु, जो कि बोस्निया हर्जेगोविना का कैपिटल शहर था, उधर उसको इनवाइट किया गया था, उसको दावत दिया गया कि आप आएं और यहाँ के एज ए जनरल इंस्पेक्टर ऑफ आर्मी आप यहाँ पर आएं और यहाँ पर आर्मी के काम देखें और यहाँ पे जो है ना लोगों को बताएं कि आप बादशाह होने वाले हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग आपको देखें। तो उसने इन्वाइट कबूल कर लिया। तो सर्बिया में ऑस्ट्रिया और हंगरी और सर्बिया के लोगों के बीच में अच्छा ताल्लुकात नहीं थे। तो सर्बिया में एक ग्रुप था, मिलिट्री ग्रुप था, ब्लैक हैंड जिसे कहा जाता है और कहा जाता था। वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी, एक खुफिया ग्रुप था, इल्यूमिनाटी और फ्री मैसनरी की तरह वो खुफिया तौर पर काम करता था। तो उधर उनको पता चला कि ये ऑस्ट्रिया हंगरी का जो वारिस है फ्रांस फर्डिनेंड, ये आ रहा है इधर। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इसे कत्ल ना करेंगे, अगर हम इसे मार नहीं देंगे, तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर, बादशाह, सुल्तनत चलता रहेगा और सर्बिया है ये आजाद नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम इसे आजाद करना चाहते हैं तो इसको इस बादशाह को, इसको हमें, फ्रांस फर्डिनेंड को हमें कत्ल करना होगा। तो इस ब्लैक हैंड ग्रुप ने 6 बंदों को तैयार किया था फ्रांस फर्डिनेंड को मारने के लिए। जब फ्रांस फर्डिनेंड सिरेयुवु कैपिटल बोस्निया और हर्जेगोविना का कैपिटल शहर था, उसमें आया, तो उस पर 6 बंदे उसका इंतजार कर रहे थे। वो 11:15 पर उधर जा रहा था और उधर मजे से घूम रहा था। तो उस पर बॉम्ब से अटैक किया गया। उसके जो साथी थे, उसके जो सिक्योरिटी थे, उनको ये बॉम्ब लगा और वो फ्रांस फर्डिनेंड बच गया। अपने वाइफ सूफी के साथ था, वो बच गया और उसके जो साथी थे उन पर अटैक किया गया और वो जख्मी हो गए। उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर उसके बाद फ्रांस फर्डिनेंड उनको हॉस्पिटल देखने के लिए गया, उनके कंडीशन के हालात के बारे में पूछने के लिए गया, उधर गया और उनके हालात वगैरह पूछा। फिर वो वापस आ रहा था तो वहां पे गेवरिलो प्रिंसिप, जो कि बोस्निया सर्ब था, वो उसका इंतजार कर रहा था। वो उधर खड़ा था, वो उधर था। तो उसने 2 गोली चलाई, उसके वाइफ सूफी को भी मार डाला और फ्रांस फर्डिनेंड को भी मार डाला, कत्ल कर दिया। फिर इसके बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी था, उसके लोग थे उधर, वो बस बहाना ढूंढ रहे थे, बस वो एक मौका ढूंढ रहे थे कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले सर्बिया पर अटैक करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए। और उनको ये बहाना, उनको ये जो है ना मौका मिला इस फ्रांस फर्डिनेंड के कत्ल के शक्ल में, शेप में। जो बादशाह था उनका फ्रांस फर्डिनेंड, उनके लिए कोई वो गम नहीं कर रहे थे, उनके लिए वो गमगीन नहीं थे, वो कत्ल हुआ उनके लिए वो परेशान नहीं थे। सिर्फ वो इसके लिए कि जो सर्बिया का स्लेव्स मूवमेंट था, वो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो एम्पायर, बादशाह, सुल्तनत, उसके खिलाफ काम कर रहा था। तो इसकी वजह से वो उनको ऑस्ट्रिया हंगरी को खत्म करना चाहता था और सर्बिया, वो इसलिए काम करता था कि सर्बिया को आजाद करें। तो इसकी वजह से बस ऑस्ट्रिया हंगरी, उस टाइम तो सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में था इकोनॉमिकली, तो इसकी ऑस्ट्रिया हंगरी को मौका चाहिए था सर्बिया पर अटैक करने के लिए और ये मौका उनको मिल गया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर सर्बिया पर ऐसे ही अटैक करेंगे वार्निंग के बगैर, अगर इन्हें वार्निंग नहीं देंगे तो दूसरे जो एम्पायर्स हैं, सुल्तनत हैं, वो ये समझेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को निशाना बनाया। तो इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को खत भेजा कि जो
फ्रांस फर्डिनेंड है, उधर उसके कत्ल का हम तहकीकात करना चाहते हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, उसका तहकीकात करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं। उनको पता था कि सर्बिया हमें इजाजत नहीं देगा, क्योंकि अगर सर्बिया इजाजत देता तो उधर बहुत सारे गड़बड़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते। तो उनको पता था कि सर्बिया हमें इजाजत नहीं देगा। फिर उसके बाद हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाएगा, उसके बाद हम फ्री होंगे उनको अटैक करने के लिए, सर्बिया पर हमला करने के लिए। तो ये लेटर कबूल नहीं किया गया और फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर अटैक किया। फिर यहाँ पे, और ये जर्मनी भी, वो डिसीशंस कौन से थे जो कैसर विलहेल्म II जर्मनी के बादशाह ने लिए थे? वो ये थे कि ऑस्ट्रिया हंगरी उस वक्त इतना ताकतवर नहीं था, उसके पास इतना पैसा नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था, और माशी तौर पर इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो सर्बिया पर अटैक करे। लेकिन जर्मनी ने उसका मदद किया, क्योंकि वो चाहता था कि इन यूरोपियन किंगडम्स के बीच, सुल्तनत के बीच जंग हो, ताकि वो इससे फायदा हासिल करे और वो इजीली गालिब हो सारे जर्मनी के एम्पायर्स के ऊपर, सारे जर्मनी के बादशाहों के ऊपर, और वो पावरफुल जो है ना एम्पायर बन जाए, पावरफुल बादशाह बन जाए, और वो जंग में शामिल हुए बगैर पावर हासिल करे, और जो फ्रांस और रशिया के जो इलाके हैं उन पर कब्जा करे जंग में शामिल हुए बगैर, और उनका नुकसान कर दे, फिर गालिब हो सारे यूरोप के किंगडम्स, बादशाह, सुल्तनत के ऊपर। यह डिसीजन था। और ये एक और डिसीजन ये था कि अगर जर्मनी जंग को रोक सकता था तो वो रोक सकता था, पर उसने जंग नहीं रोका, उसने मदद किया ऑस्ट्रिया हंगरी का। तो सर्बिया का साथ दिया रशिया ने, ग्रेट ब्रिटेन ने, और जो फ्रांस था उन्होंने साथ दिया, और इधर से ओस्मान एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बल्गेरिया, इन्होंने मिलकर ये जंग एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, और ये जंग 4 सालों तक चलता रहा। फिर 1914 में खंदक खोदे गए, ट्रेंचेस मींस खंदक खोदे गए वेस्टर्न फ्रंट बेल्जियम में। उधर ये इसलिए खंदक खोदे गए थे कि ताकि जो डायरेक्ट हमले हो उनसे बचा जाए, और जो बॉम्ब्स लगाए जा रहे हैं, जो बुलेट्स लगाए जा रहे हैं, गन जो हमले किए जा रहे हैं डायरेक्ट, उनको रोका जाए और ज्यादा नुकसान ना हो किसी आर्मी का। तो एक तरफ से एलाइड पावर्स के फौजी थे, एक तरफ से सेंट्रल पावर्स के फौजी थे, और ये खंदक थे, और खंदक उनके बीच में जो खंदक के बीच में जो मुफासला था वो बहुत ज्यादा मुफासला नहीं था, बहुत ज्यादा गैप नहीं था, वो 275 मीटर्स का था, और उस गैप को नो मींस लैंड कहा जाता है। अगर हम उन ट्रेंचेस की गहराई की बात करें तो वो ज्यादा गहरे नहीं थे, वो 12 फीट गहरे थे। और ये जो खंदक था, ये आइडिया उधर से लिया गया है जब हमारे नबी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक था, जंग था, वो उसने लड़ा था, तो उससे ये आइडिया इन्होंने लिया था और इन्होंने भी खंदक खोदा। फिर 5 मई, पहले तो इटली जो है ना वो तो सेंट्रल पावर्स के साथ था, लेकिन उसने उनसे बेवफाई की, और इटली ने फिर कहा कि मैं जो गैर जानिबदार रहूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मैं किसी भी ग्रुप के में शामिल नहीं होऊंगा, मैं ये जंग वर्ल्ड वार 1 में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन बाद में उसको ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया, उन्होंने इसको लालच दिया कि अगर तुम हमारे साथ दोगे तो तुम्हें भी हम हिस्सा देंगे, तुम्हें भी हम इलाके देंगे, और तुम्हें भी हम कब्जा करने देंगे इलाके, अगर हम जंग जीतेंगे, और तुम्हें बहुत सारा फायदा होगा। तो इस लालच में आकर इटली ने भी एलाइड पावर्स, रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन उसका साथ दिया। 7 मई 1915 में जब यूएस का RMS ल्यूसिटेनिया, जो कि बहुत बड़ा शिप था, उसे लिटिल टाइटैनिक कहा जाता है, वो बहुत बड़ा शिप था, वो कुछ सामान और पैसेंजर के साथ न्यूयॉर्क से लंदन लिवरपूल जा रहा था। तो उधर जर्मन के नेवी U-20 बोट ने उन्होंने हमला किया उस पर, और फौजियों ट्रूप्स ने हमला किया उस पर, नेवी ने गिरा दिया, उसे डुबा दिया, और उससे 123 जो यूएस के लोग थे वो मर गए थे, और उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था यूएस का। फिर भी यूएस के जो मेजॉरिटी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी ग्रुप में शामिल हो। लेकिन बाद में 1917 में रशिया ने, और जो यूएस ने 1917 में यूएस ने एलाइड पावर्स का साथ दिया, और वो रशिया, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन का उसने साथ दिया, उसके साथ शामिल हुए जर्मनी सेंट्रल पावर्स के खिलाफ। फिर ये जंग चलता रहा। फिर 1918 में कुछ माह पहले, जंग जो वर्ल्ड वार 1 के इख्तिताम होने से कुछ माह पहले, रशिया ने जाने का ऐलान किया कि उसके जो घरेलू प्रॉब्लम्स थे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स थे, उसके जो रशिया के जो मुखालिफ थे उनको उन्होंने हरा दिया था, और जो उसका कम्युनिस्ट ग्रुप था उसने जो उसके मसले चल रहे थे वो हल हो गए थे, और उसका जो
उसके पास वो इतना पावर नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, सामान नहीं थे कि वो जंग को कंटिन्यू कर सके, पावर नहीं था। तो इसलिए उसने जर्मनी के साथ ट्रीटी किया, उसके साथ मुआहिदा किया और वो जंग से चला गया, जंग से बाहर चला गया। वर्ल्ड वॉर को उसने वर्ल्ड वॉर 1 को छोड़ दिया था उसने। फिर ये जंग चलता रहा और 11 नवंबर 1918 में जर्मन ने आर्मिस्टिस ट्रीटी को, मुआहिदे को साइन किया और उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 1 एंड हुआ। ये वर्ल्ड वॉर 1 जो जर्मनी ओटोमन एम्पायर, इन्होंने ये वर्ल्ड वॉर 1 हारी थी और ये वर्ल्ड वॉर 1 एलाइड पावर्स ने जीती थी और सेंट्रल पावर्स ने हारी थी, रशिया। और ये वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस, इन्होंने ये वर्ल्ड वॉर 1 जीती थी। और इसमें जर्मनी का बहुत सारा नुकसान हुआ। इसमें जर्मनी का 30% जो का इलाका था वो उसका कब्जे में, जो एलाइड पावर्स थे उनके कब्जे में आ चुका था। और उसके बहुत सारे फौजी मरे थे और उसके बहुत सारे लोग मरे थे। और जो इस वर्ल्ड वॉर 1 में 20 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी, उसमें 10 मिलियन सिविलियंस थे और 9.7 उसमें आर्मी, फौजी, सोल्जर्स, मिलिट्री थे। और ये वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे किंगडम्स खत्म हो चुके थे। उसमें रशियन एम्पायर था, वो भी खत्म हो चुका था। ओटोमन एम्पायर भी कुछ साल बाद 1922 में खत्म हो चुका था सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। और ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर भी खत्म हो चुका था, जर्मन एम्पायर भी खत्म हो चुका था और बहुत सारे एम्पायर्स, सुल्तनत इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो चुके थे। और बहुत सारे कंट्रीज, मुल्क ने इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जन्म लिया था। उसमें पोलैंड था, तुर्की था, उसमें ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, उसमें भी कंट्रीज, मुल्क थे जिन्होंने इसके बाद जन्म ली थी। सारी चीजें के इसके पीछे सिर्फ जो फ्रांस फर्दिने का कत्ल था वो वजह नहीं था, लेकिन बहुत सारे, लेकिन पावर को हासिल करने के लिए। और जो कैसर विल्हेल्म था वो 9 नवंबर जो जर्मन का बादशाह था वो 9 नवंबर 1917 में भाग गया था। उसने ये जंग से भाग गया था क्योंकि उसने देखा कि जर्मनी हार रहा है, तो उसकी वजह से वो भाग गया था। तो ये जंग की वजह ये था कि पावर हासिल करना चाहते थे लीडर्स, और जर्मनी स्पेशली वो सारे यूरोप की कंट्रीज पर, मुल्कों पर, किंगडम्स पर, उनके सुल्तनत पर कब्जा करना चाहता था और गालिब होना चाहता था। तो इसलिए ये वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई थी। ये वर्ल्ड वॉर 1 जो मगरबी किंगडम्स थे, सुल्तनत थे, उनके बीच में लड़ी गई और ये पावर को हासिल करने की वजह से लड़ी गई। नफरत और लालच की वजह से ये वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी गई। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।